हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी जिसका नाम है सपनों के पंख। अध्याय 1। छोटे स्टेशन से निकली उम्मीद। ट्रेन सुबह 4:30 बजे की है। उठ जाना माया। माँ ने अंधेरे में उसका माथा छूकर कहा। पापा पास में शांत बैठे थे, जैसे किसी अनकहे डर को मुंह में दबाकर पी गए हों। बक्सा बांध दिया गया था। उसमें थे 3 जोड़ी सलवार कुर्ते, 2 किताबें, एक छोटा सा शीशा और एक सपना। गांव का नाम था मोहनपुर, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। यहाँ लड़कियां बीए की परीक्षा पास कर ले तो लोग मिठाई बांटते थे, और दिल्ली जाना, ये तो जैसे स्वर्ग का टिकट था। माया का बस्ता उसके भाई रिंकू ने उठाया। स्टेशन पर पापा नहीं आए। हमारे ज़माने में तो पापा की बात अधूरी रह गई थी। शायद वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि बेटी पर गर्व करें या डरें। माँ ने थैले में चुपचाप 500 रुपए और 4 आलू के पराठे रख दिए। माया ने स्टेशन की भीड़ को देखा। लोग भाग रहे थे, आवाज़ें खुल रही थी, सीटें ढूंढी जा रही थी। कोई किसी का नहीं था, पर आज पहली बार उसे लग रहा था कि वो खुद की है। जब ट्रेन चली तो उसने खिड़की से पीछे छूटते गांव को देखा। पगडंडी, पीपल का पेड़, छोटी बस्ती और माँ की आंखों से उतरता आंसू। दिल्ली अब सपना नहीं है, सच बनने जा रही है। उसे वहाँ हिंदू कॉलेज में दाखिला मिला था, हिंदी साहित्य में ऑनर्स। तुम्हारे जैसे गांव से निकली लड़की वहाँ क्या करेगी? बाजार के मास्टर जी ने कहा। पढ़ेगी और अपनी पहचान बनाएगी, उसने जवाब दिया था। ट्रेन में बगल में बैठी महिला बार बार घूर रही थी। कहाँ जा रही हो? दिल्ली पढ़ने। लड़की हो, संभल कर रहना, वहाँ बहुत गलत होता है। माया मुस्कुरा दी। गलत तो यहाँ भी होता है, वहाँ कम से कम आवाज़ उठाने की आज़ादी होगी। फ़ोन में अब भी टच बहुत धीमा था, लेकिन उसने पहली बार गूगल मैप्स खोला और अपनी मंजिल देखी। दिल्ली विश्वविद्यालय, 783 किलोमीटर दूर। शब्दों में नहीं, पर आंखों में सपना था। ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा था। आसमान में हल्का उजाला हो चुका था। माया ने अपनी डायरी निकाली और लिखा। माँ ने नाम माया रखा था। शायद सोचा था भ्रम बनकर रहूंगी। अब मैं साबित करूंगी कि मैं भ्रम नहीं, हकीकत की मिसाल हूँ। अध्याय 2। छात्रावास, शहर की चुप्पियों की दीवार। ट्रेन जब नई दिल्ली स्टेशन पहुंची तो सुबह 7 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर शोर था, कुलियों की आवाज़ थी, पसीने की गंध, चाय की खनकती केतली और एक अनजाना सा डर। माया ने बस्ता कसकर पकड़ा। पहली बार इतनी भीड़ में अकेली थी। गूगल मैप्स ने रास्ता बताया। मेट्रो ले, नई दिल्ली से विश्वविद्यालय स्टेशन तक। टोकन लेकर लाइन में लगना, सीढ़ियाँ उतरना, मेटल डिटेक्टर को पार करना, यह सब किसी परीक्षा फल की तरह ही भारी था। मेट्रो आई। शीशे जैसी दीवारें, तेज रोशनी और अंग्रेजी में उद्घोषणा। नेक्स्ट स्टेशन इज सिविल लाइंस। माया के बगल में खड़ी लड़की ने एयरपॉड्स कान में डाले थे। कपड़े उससे बिल्कुल अलग थे। हल्की ड्रेस, कंधे पे छोटा बैग, हाथ में कॉफ़ी। माया ने अपना सलवार सीधा किया, बस्ता खींचा और मन ही मन कहा, अलग हूँ पर कमज़ोर नहीं। हिंदू कॉलेज की लाल इमारत सबके सामने खड़े होकर माया ने सांस ली। पढ़ने की जगह ऐसी होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। गेट पर खड़े गार्ड ने पूछा, नया एडमिशन है? हाँ। हॉस्टल का कमरा नंबर? नहीं हूँ, पहली बार आई हूँ। उसे छात्रावास ले जाया गया। कमरा नंबर 14, 2 लोगों का साझा कमरा। पहले से ही एक लड़की मौजूद थी। उसने सफ़ेद क्रॉप टॉप और डेनिम पहना था, आंखों में काजल, हाथ में मोबाइल। हाय, आई एम आरती, तुम यूपी से हो? हाँ, बहराइच। कूल। आरती ने बिना कुछ कहे ईयरपोड्स फिर से कान में डाल लिए। कमरे में संगीत था, महक थी, लेकिन बातें नहीं थी। पहली रात माया डाइनिंग हॉल में गई। खाने में छोले चावल और कस्टर्ड था। लड़कियां हंसती, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें क्लिक करती, अंग्रेजी में बातें करती। वो अकेली बैठी रही। किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसने खुद से कहा, गांव में अकेलापन बाहर था, यहाँ तो भीतर सा बैठ गया है।
अगली सुबह क्लास शुरू हुआ। प्रोफेसर नीलिमा वशिष्ठ क्लास में आई और बोली, हिंदी साहित्य सिर्फ शब्द नहीं है, समाज का आईना है। माया ने अपनी कॉपी खोली और पहली बार लगा, यहाँ की जुबान कुछ समझ आती है। क्लास के बाद वशिष्ठ मैडम ने उसे रोका। तुम माया हो? जी। कहाँ से पढ़ाई की थी? राजकीय इंटर कॉलेज मोहनपुर। शब्दों की धार हो तो शहर छोटा पड़ जाता है, तैयार रहना। उस रात माया ने डायरी में लिखा, यहाँ हर कोई बोलता है पर कोई सुनता नहीं, लेकिन मैं बोलती रहूंगी क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी जगह बनेगी। अध्याय 3, सवाल, सन्नाटा और लड़कियों का शहर। दिल्ली का तीसरा दिन। हॉस्टल की दीवारें अब जानी पहचानी सी लगती हैं, मगर अंदर की चुप्पी और बाहर की भीड़ में माया खुद को अभी भी कहीं बीच में पाती थी। वो आरती से अब तक ठीक से बात नहीं कर पाई थी। आरती जब फोन पर होती उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की परत चढ़ जाती। मॉम, आई टोल्ड यू ना, आई एम नॉट कमिंग होम ऑन दिवाली। माया को सुनकर लगता जैसे वह किसकी और ग्रह की भाषा बोल रही हो। प्रोफेसर नीलिमा वशिष्ठ ने सवाल पूछा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने नारी को कैसे प्रस्तुत किया है? लड़कियों ने हाथ उठाए, एक समर्पिता के रूप में, पितृसत्रा की पुस्ति के रूप में। माया सोचती रही, उसका हाथ कांप रहा था, मगर उसने उठाया। तुलसीदास की सीता सहनशील है, मगर आज की लड़की क्यों सहन करे? क्लास में हल्की सी चुप्पी छा गई। प्रोफेसर वशिष्ठ मुस्कुराई, यही सोचो, तभी तो तुम माया हो। उस रात आरती ने पूछा, तुम चुप क्यों रहती हो? क्योंकि मैं सबकी बात समझती हूँ मगर मेरी कोई नहीं। आरती एक पल रुकी, अकेली हो? हाँ, मैं भी। माया हैरान हुई, तुम तो? हाँ, मैं स्मार्ट लगती हूँ, कॉलेज में सब मुझे जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई नहीं झांकता। वो रात पहली थी जब दोनों ने मिलकर चुप्पी तोड़ी। एक दिन आरती माया को रोज हॉस्टल कैंटीन ले गई। वहाँ लड़कियाँ जीन्स में थी, कुछ बॉयफ्रेंड्स के साथ थी, कुछ किताबों में खोई थी। माया ने धीरे से कहा, ये लड़कियाँ आज़ाद लगती हैं। आरती बोली, नज़र आता है, मगर इनकी भी जड़ें कहीं ना कहीं बंधी होती हैं। तो क्या मैं भी कभी इन जैसी बन पाऊंगी? तुम तो पहले ही ऐसी हो, बस खुद को पहचानना बाकी है। इस बीच रिंकू का फ़ोन आया। बाबा कह रहे थे, तू ज़्यादा मत ओढ़ो, शहर की हवा ठीक नहीं होती। माया चुप रही थी और माँ कहती है कि तू सुंदर लग रही थी कॉलेज ड्रेस में। माया की आंखें नम हो गईं। अध्याय 4, बोलने की हिम्मत और भाषाओं की दीवार। कॉलेज में हर साल होने वाला भाषण प्रतियोगिता दिवस आ गया था। इस बार विषय था स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? माया को यह विषय झकझोर गया था। उसने रात भर सोचा, लिखा, कट किया, फिर लिखा। वो जानती थी कि बोलना आसान नहीं होगा, खासकर अंग्रेजी में। कॉरिडोर में पोस्टर लगा था, ओनली इंग्लिश स्पीकर विल बी अलाउड ऑन स्टेज। वो ठिठक गई। आरती ने देखा, घबराई हो? हाँ, मैं सोचती हिंदी में हूँ और मुझसे उम्मीद अंग्रेजी में की जाती है। तो वही बोलो जो दिल से निकले, जुबान कोई भी हो। अंत में माया ने डिबेट में हिस्सा रखने के लिए नाम दर्ज करवा दिया। नाम देखकर वॉलंटियर ने पूछा, फर्स्ट टाइम? हाँ। लैंग्वेज? हिंदी। वो रुका। अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूँगी। हॉल भरा हुआ था। सामने बैठी प्रोफेसर वशिष्ठ ने उसे देखकर सिर हिलाया। पहले बोलने वाली लड़की का नाम लिया गया, तन्वी मेहरा फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोली, तालियां बजी। फिर नाम आया, माया पांडे फ्रॉम हिंदी ऑनर्स। माया माइक पर पहुंची तो हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली, फिर धीमे से कहा, आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक बट नॉट इन इंग्लिश। फुसफुसाहटें घूमी, because my thoughts were born in village, in हिंदी, not in English। अब हॉल में सन्नाटा था। स्वतंत्रता सिर्फ झंडा फहराने से नहीं आती। जब एक लड़की जो शहर में नई है मंच पर बोल सकती है, तब होती है। जब भाषा हमारी ताकत बन जाए, कमजोरी नहीं। जब सवाल पूछने पर सजा ना मिले, और जब गांव की लड़की शहर में डर कर ना चले, तब हम सच में आज़ाद होंगे। और उसने माइक रख दिया।
शुरू में चुप्पी रही, फिर कोई खड़ा हुआ, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरती ने पूछा, कैसा लगा? माया बोली, जैसे मैं पहली बार खुद से जीती हूँ। उसने डायरी खोली और लिखा, भाषा दीवार नहीं है, पुल है, और मैं अपनी आवाज पर अब शर्मिंदा नहीं, गर्व कर रही हूँ। अध्याय 5, विरोध की दीवार और समर्थन की आहट। डिबेट के अगले दिन कॉलेज की बिल्डिंग शांत थी, लेकिन सोशल मीडिया नहीं। माया ने सुबह उठते फ़ोन को देखा। उसका नाम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। कुछ पोस्ट ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे। वो गांव की लड़की जो दिल से बोल गई, रिस्पेक्ट फॉर माया पांडे, प्योर करेज। वहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे, कॉलेज में हिंदी, ये भारत है या पिछड़ा भारत, स्टॉप प्रमोटिंग मेडोक्रेसी, इंग्लिश इज द फ्यूचर। कॉलेज के गलियारों में अब लोग माया को देखते और फुसफुसाते, वो वही लड़की है जिसने हिंदी में बोला था। बोल्ड तो है पर ओवर स्मार्ट भी। कुछ दिनों में तो घर भाग जाएगी। लाइब्रेरी में बैठे हुए भी नजरों का बोझ महसूस करने लगी थी। शाम को उसके फ़ोन में एक मैसेज आया, यू डोंट नो मी बट यू इंस्पायर्ड मी टुडे। मैं भी गांव से हूँ और अब लगता है मैं भी बोल सकती हूँ। पूनम, हिस्ट्री ऑनर्स। माया मुस्कुरा दी। हजार आवाज़ें अगर तुम्हें चुप कराना चाहे, एक सच्ची आवाज़ तुम्हें फिर से जगा सकती है। अगली सुबह वशिष्ठ मैम ने उसे बुलाया। डर लग रहा है? थोड़ा लगना भी चाहिए, लेकिन याद रखना, चुप रहकर तुम किसी को नुकसान नहीं रोकोगी, बोलकर किसी की ताकत जरूर बनोगी। आरती ने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए कहा, आज जो तू महसूस कर रही है ना, ये हम सबने किया है। मैंने अंग्रेजी में बात करने के डर से डर महसूस किया था। तूने हिंदी बोलने पर ताने झेले। मुद्दा भाषा नहीं है, किसकी आवाज़ सुना जाए, ये है। माया ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। भीड़ में बोलना आसान है, अकेले में टिके रहना मुश्किल है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि कोई है जो मेरी आवाज़ में अपनी हिम्मत ढूंढ रहा है। अध्याय 6, हॉल में भाषण और दिल में भूचाल। कॉलेज के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं था। लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थी, कुछ लड़के फ़ोटो खिंचवाने की बात करते थे, और पॉलिटिकल साइंस वाले कुछ छात्र हर हफ्ते मिलने आते थे। फिर एक दिन स्टूडेंट यूनियन के एक प्रतिनिधि ने माया को आमंत्रित किया, हमारी वार्षिक जनसभा में आप चीफ स्पीकर होंगी। हम चाहते हैं कि आप नई आवाज़ों की प्रतिनिधि बने। माया चुप रही। यूनियन हॉल में बैनर लगा था, स्वर 20,025, आवाज़ जो बदलाव लाए। आरती बोली, बोलना वही है जो तेरे दिल से निकले। ये लोग तालियों के भूखे हैं, तू अपनी सच्चाई मत खोना। माया ने सर हिलाया। जब वो पहुंची तब दीवारों पर पोस्टर लिखे लग चुके थे, माया, दलित लड़की की आवाज़, हिंदी की लड़ाई की प्रतीक। माया हैरान थी, उसने तो कभी जाति या वर्ग की राजनीति नहीं की थी। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया, तालियां तो बची, लेकिन मन में शंका की गूंज थी। मैं किसी जाति की प्रतीक नहीं हूँ, ना ही किसी भाषा की देवी हूँ। मैं बस एक लड़की हूँ जो चाहती है कि हर कोई अपनी भाषा, अपने सपने और अपनी असली पहचान के साथ खुलकर बोले। कुछ चेहरे उदास हो गए। कार्यक्रम के बाद एक छात्र नेता उससे मिला और बोला, आपने अच्छा बोला, पर आप अगर हमारा समर्थन करें तो हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा प्रतिनिधि बना सकते हैं। मैं राजनीति नहीं करती, अभी नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ में असर है, इस्तेमाल तो होगा। माया ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया, जब आवाज़ उठी होती है तो लोग उसे अपनी चाल में घसीटना चाहते हैं। तो क्या करेगी? आरती ने पूछा। सिर्फ बोलूंगी, पर उस वक्त जब उस वक्त ये आवाज़ मुझसे निकले, ना कि किसी के इशारे पे। डायरी की पंक्तियाँ। शब्द जब मंच पर चढ़ते हैं तो उनका मूल्य लगने लगता है, लेकिन मैं बिकने नहीं आई, मैं जिंदा रहने आई हूँ, अपनी भाषा, आत्मा और सच के साथ। उस दिन कॉलेज में देर तक संगोष्ठी चली। माया ने कुछ बातें रखी, लड़कियों के लिए सुरक्षा, हॉस्टल टाइमिंग, लैंगिक समानता। शाम 7:45 पर सब कुछ खत्म हुआ। आरती को हल्का सा बुखार था, वो पहले ही लौट गई थी। टैक्सी ले लेती हूँ, माया ने सोचा, लेकिन किसी ने कहा बस स्टॉप पास में ही है।
शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। दिल्ली की चमचमाती स्ट्रीट लाइटें थी, लेकिन रास्ता सुनसान था। वह बस स्टॉप तक पहुंची तो उसे दो युवक पहले से खड़े हुए थे। सिगरेट के धुएं और उनकी नज़रों के हवा में भारीपन घोल रहा था। अरे भाई, ये तो वही लड़की है जो माइक पर बहुत गरजती है। देखो, अब माइक नहीं है, कितनी चुप है। माया ने सिर नीचे कर लिया, पर चाल तेज कर दी। पीछे से फिर आवाज़ हुई, हम भी गांव से हैं माया जी, दिल्ली में मिलिए तो सही। उसके पैर कांप गए। बस नहीं आई। उसने आरती को कॉल किया, जल्दी मत घबराना, मैं नीचे आ रही हूँ, किसी से बात बनाए रखना, ध्यान मत भटकाना। फ़ोन पकड़े हुए माया बस स्टॉप से हटकर पार्क के किनारे आ गई। उसमें से एक युवक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। बहन, अकेली हो, डर नहीं लगता? ये कुछ कहती तभी एक बाइक रुकी। प्रोफेसर नीलिमा वशिष्ठ थी। माया, यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ बोल नहीं पाई। मैडम वशिष्ठ ने हेलमेट पकड़ाया। मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा तुम ट्रेंडिंग हो फिर से। पर ट्रेंडिंग लड़की होना आज के समाज में एक जिम्मेदारी से ज़्यादा एक खतरा भी है। माया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आसमान को देखती रही। आरती दौड़ती हुई नीचे आई जब माया हॉस्टल पहुंची। सॉरी यार, मैं सोच भी नहीं पाई कि तू अकेले लौट रही है। माया बोली, तू नहीं, ये शहर भूल गया है कि लड़कियां भी इंसान होती हैं, हर रात किसी परीक्षा से गुजरती हैं। डायरी की पंक्तियाँ। शब्दों से डर को नहीं भगाया जा सकता, लेकिन शब्द हमें खड़ा रहने की हिम्मत देते हैं। मैं टूटी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ मेरे साथ थी। और अब वो डरने की नहीं, लड़ने की भाषा बोलती है। अध्याय 8, दर्द का इम्तिहान और पहचान की लौ। उस रात माया बहुत बदल गई थी। वह अब तेज नहीं बोलती थी, लेकिन धीमे ठोस शब्दों में जवाब देती थी। वो जानती थी चुप रहने से इज्जत नहीं मिलती और जोर से चिल्लाने से सुरक्षा नहीं आती। इज्जत मिलती है जब आप डर कर भी सच्चाई बोलें। हिंदू कॉलेज की वार्षिक हिंदी पत्रिका कवच के लिए लेख आमंत्रित किए जा रहे थे। विषय था मैं और मेरी दिल्ली। माया ने फॉर्म भरा। वो नहीं जानती थी कि ये लेख उससे सबसे बोल्ड कदम बन जाएगा। उसने लिखा, मुझे कहा गया था लड़की हो शहर में संभल कर चलो। मैं संभली, फिर भी मुझे घेरा गया, मुझे आका गया। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा गया, मेरी हिम्मत को राजनीति। मैं सिर्फ एक लड़की हूँ जो डरते हुए भी बाहर निकलती है। और अब मेरी पहचान मेरी आवाज़ से है, ना कि मेरे कपड़ों से, जाति से या भाषा से। पत्रिका का विमोचन हुआ। माया का लेख पहले पन्ने पर था। मैं और मेरी दिल्ली, एक लड़की की डायरी। कुछ छात्राओं ने इसे गले लगाया। ये हमारे मन की बात थी, लेकिन कुछ छात्र संगठनों ने इसे दिल्ली की छवि खराब करने वाला लेख बताया। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर पोस्टर लगा, ये लेख छात्राओं में डर फैलाता है, कॉलेज की छवि धूमिल करता है। लेखिका को माफी मांगने के लिए कहा गया। माया ने देखा, कई लोग उसके पक्ष में भी बोल रहे थे। आरती ने पोस्टर देखा और कहा, कभी तुम चुप थी, अब तुम्हारे शब्द बोल रहे हैं। और इन लोगों की आदत नहीं है कि एक लड़की सच बोले। प्रोफेसर वशिष्ठ ने माया को अपने कमरे में बुलाया। तुम तैयार हो? किसके लिए? अब लोग तुम्हें लेखिका नहीं, एक प्रतीक बन गई हो। अब तुम लेखिका नहीं, एक प्रतीक बन गई हो। लड़ाई अब तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी चुप्पियों की होगी। डायरी की पंक्तियाँ। पहचान कोई नाम, जाति या फोटो नहीं होती। पहचान होती है जब आप अकेले खड़े होकर भी अपने सच पर टिके रहें। अध्याय 9, सांसद की छाया, सपनों की आवाज़ और घर वापसी। कॉलेज के कुछ चुनिंदा छात्रों को इस बार युवाओं के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर संसद भवन का दौरा करना था। माया को बुलावा मिला। आरती बोली, संसद लड़की, तू तो अब देश देखेगी। माया मुस्कुराई। शब्दों की ताकत के आगे दरवाजे खुलते हैं, कभी सोचा न था। संसद का दरवाजा भी। संसद का पहला दृश्य। संसद की गोल दीवारें, लाल पत्थर, भीतर फैला हुआ मौन। वहाँ इतिहास था, लेकिन माया को लगा जैसे वो भविष्य के रेखांकन में शामिल हो रही हो। इधर चलिए।